गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा क्लास 12th के लिए डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। और इस टॉपिक के अंदर हम जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम फाइंड आउट करेंगे उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जिन प्रॉपर्टीज़ के बेस के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक्सरसाइज के अंदर। तो उन क्वेश्चनों को हम इन प्रॉपर्टीज़ के बेस के ऊपर ईजिली से हम उनको सोल्व करेंगे। तो फिर चलिए बच्चों, सबसे पहले हम डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी देखते हैं कि डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी क्या क्या है। जिसमें से सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों ये द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट remains unchanged if its row are changed into column. If its row are interchanged into column and column into row तो बच्चों इस फर्स्ट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि हमने कोई भी एक डिटरमिनेंट लिया से हमने डेल एक डिटरमिनेंट लिया, डेल इज इक्वल टू a1 a2 a3 एंड सेकेंड कॉलम के एलिमेंट हैं b1 b2 b3 और थर्ड कॉलम के एलिमेंट लिए हमने c1 c2 एंड c3। तो जब हम इस डिटरमिनेंट को फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ना तो किसी रो और कॉलम को मैंने चेंज किया, सिंपली हम इसको एक्सपेंड करते हैं एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो। इसको हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे। जब इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट के अंदर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आएगी कि a1 इंटू हमने ये कॉलम और ये रो और ये कॉलम हमने स्किप की, उसके बाद जो रिमेनिंग जो स्क्वायर एक के डिटरमिनेंट बचता है उसको हमने सोल्व किया। b2 की c3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो लिखा जाएगा b2 c3 और माइनस b3 c2 ब्रैकेट क्लोज माइनस b1 इंटू ये कॉलम और ये रो हमने छोड़ दी है, उसके बाद a2 की c3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्ट आएगा a2 इंटू c3 नेगेटिव ऑफ a3 इंटू c2। उसी टाइप से हमने एलिमेंट लिया c1, इसके कोरिस्पोंडिंग जो रो और कॉलम है वो हमने स्किप किया, ये रो और ये कॉलम हमने छोड़ दी है। रिमेनिंग में जो हमारे पास एक डिटरमिनेंट बचता है उसको हमने सोल्व किया तो रिजल्ट बचेगा हमारे पास से a2 b3 माइनस a3 b2। ये हमारे पास रिजल्ट तब बचता है जब हमने ना तो किसी रो को चेंज किया और ना ही हमने किसी कॉलम को चेंज किया। इसके बाद अगर मैं रो और कॉलम को चेंज करता हूँ तो मैंने क्या कहा कि लेट डेल डैश मेरे पास एक ऐसा डिटरमिनेंट मेरे पास ऑब्टेंड होगा जो हमने पहले वाला जो डेल जो डिटरमिनेंट था इसमें हमने रो को कॉलम में क्या किया, चेंज किया। तो रो को जब हम कॉलम में चेंज करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा, जो हमारे पास रो थी उसको हमने कॉलम में चेंज किया तो रिजल्ट बचेगा हमारे पास है a1 b1 c1 और ये आया a2 b2 c2 और a3 b3 और रिजल्ट बचा यहाँ पर c3। अब उसी टाइप से अगर इसको मैं फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करता हूँ, ज़रूरी नहीं है हम इसको, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने इसको फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड किया, आप इसको फर्स्ट रो से भी एक्सपेंड कर सकते हो। तो मैंने डायरेक्ट अपने रिजल्ट को प्रूव करने के लिए मैंने देखा यहाँ पर मेरे पास एलिमेंट a1 है, b1 है और c1 है,
तो मैंने यहाँ पर इस जो डेल डैश जो डिटरमिनेंट है, इस डेल डैश डिटरमिनेंट को मैंने फर्स्ट कॉलम से क्या किया, एक्सपेंड किया। जब हम इसको फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करेंगे तो रिजल्ट के अंदर जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन क्या आएगी, a1 इंटू ये रो और ये कॉलम हमने रिमूव की, रिजल्ट में जो हमारे पास डिटरमिनेंट बचता है इस डिटरमिनेंट को हमने सोल्व किया, तो हमारे पास रिजल्ट आया b2 इंटू c3 माइनस c2 इंटू b3 ब्रैकेट क्लोज माइनस b1 इंटू, अब ये रो और ये कॉलम हमने छोड़ दी, रिजल्ट बचता है हमारे पास a2 इंटू c3 a2 इंटू c3 माइनस c2 इंटू a3। उसके बाद c1 एलिमेंट लिया प्लस का c1 इंटू ये रो और ये कॉलम हमने छोड़ दिया, रिजल्ट क्या बचता है a2 इंटू b3 माइनस a3 इंटू b2। अब हमने ये देखा कि जब हमने रो को कॉलम में चेंज नहीं किया था तो रिजल्ट हमारे पास ये आता है, ये हमारे पास रिजल्ट बचा था। जब हमने रो और कॉलम को चेंज किया उसके बाद हमने डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट की, तो अगेन हमारे पास वही रिजल्ट आया जो रिजल्ट हमारे पास पहले डिटरमिनेंट की, जो पहले वाला जो डिटरमिनेंट था उस डिटरमिनेंट ने हमारे पास रिजल्ट दिया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ये रिजल्ट, इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2, जब ये दोनों रिजल्ट हमारे पास इक्वल हैं तो डेल इज इक्वल टू डेल डैश, तो ये दोनों हमारे पास डिटरमिनेंट जो होंगे ये भी हमारे पास क्या आएंगे, इक्वल ही आएंगे। इनकी वैल्यूज जो आएगी सोल्व करने के बाद वो वैल्यू हमारे पास क्या होगी, सेम होगी। तो ये बच्चों फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। इसके बाद मैं सेकंड प्रॉपर्टी पर चलता हूँ। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी है इफ़ टू रो और कॉलम, मैंने यहाँ पर राइट किया इफ़ टू रो और कॉलम, रो और कॉलम, रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट, ऑफ अ डिटरमिनेंट, ऑफ अ डिटरमिनेंट, ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड, आर इंटरचेंज्ड, आर इंटरचेंज्ड, the sign of the determinant is changed, the sign of the sign of the determinant, sign of the determinant are changed, determinant are changed। इसका मतलब क्या हुआ, इसे सेकंड प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि किन्हीं भी दो रो या दो कॉलम को जब हमने फर्स्ट जो डिटरमिनेंट किया था, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी हमने की थी, उस फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हमने ये किया था कि हर रो को हमने कॉलम में चेंज किया था। जैसे यहाँ पर पहले जो डेल जो डिटरमिनेंट है इसमें फर्स्ट रो है a1 b1 c1 और डेल डैश के अंदर फर्स्ट कॉलम हमारे पास क्या आई a1 b1 c1, और डेल के अंदर सेकंड जो रो है वो है a2 b2 c2 और डेल डैश के अंदर जो सेकंड जो कॉलम है वो है a2 b2 c2, और डेल जो डिटरमिनेंट है इसके अंदर थर्ड रो हमारे पास है a3 b3 c3 और डेल डैश के अंदर हमारे पास थर्ड कॉलम जो बनती है वो है a3 b3 और c3, यानी कि हमने हर रो को कॉलम के अंदर क्या किया था, चेंज किया था। लेकिन जो सेकंड जो प्रॉपर्टी है, इस सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर हम किन्हीं भी दो रो या दो कॉलम को ही हम इंटरचेंज करेंगे। लेकिन जब एक तो पहले हम डिटरमिनेंट की वैल्यू सोल्व करेंगे विदाउट चेंजिंग रो इनटू कॉलम, और उसके बाद हम किन्हीं भी दो रो या दो कॉलम को चेंज करके डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो उस केस के अंदर उनकी वैल्यू सेम मिलेंगी, लेकिन आंसर जो आएगा उस आंसर के अंदर उनके साइन अल्टरनेट मिलेंगे। अगर फर्स्ट में हमारे पास पॉजिटिव है तो सेकंड में नेगेटिव मिलेगा, अगर हमारे पास फर्स्ट में नेगेटिव है तो सेकंड में पॉजिटिव मिलेगा। वो देखते हैं किस टाइप से बच्चों। मान लो मैंने a कोई भी एक डिटरमिनेंट लिया, मैं कहता हूँ a इज इक्वल टू, मैंने एक डिटरमिनेंट लिया जिसके अंदर एलिमेंट हैं a1 a2 a3 और सेकंड रो के एलिमेंट हैं b1 b2 और b3 और थर्ड रो के एलिमेंट हैं c1 c2 एंड c3।
अब इस डिटरमिनेंट को मैं सोल्व करता हूँ एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट रो। इसको मैंने एक्सपेंड किया, एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट रो। इसको मैं फर्स्ट रो से एक्सपेंड करता हूँ। जब फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा, A1 इंटू ये कॉलम और ये रो मैंने छोड़ दी है। रिजल्ट के अंदर जो डिटरमिनेंट बचेगा उसको हमने सोल्व करना है। तो B2 की C3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे C2 इंटू B3। तो रिजल्ट आएगा B2 इंटू C3 माइनस C2 इंटू B3। उसके बाद नेगेटिव ऑफ A2 मैंने लिया, मैंने ये कॉलम और ये रो मैंने छोड़ दी। मेरे पास रिजल्ट बचता है B1 इंटू C3 माइनस C1 इंटू B3। उसके बाद प्लस A3 इंटू थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो मैंने छोड़ दी है। उसके बाद मेरे पास रिजल्ट आएगा B1 इंटू C2 माइनस C1 इंटू B2। ये मेरे पास से उस डिटरमिनेंट की वैल्यू आई है जिस डिटरमिनेंट के अंदर हमने किसी भी रो और कॉलम को हमने इंटरचेंज नहीं किया। अब मैंने B एक अनदर डिटरमिनेंट लिया जिसके अंदर मैंने A जो डिटरमिनेंट था, इस A डिटरमिनेंट की मैंने किन्हीं भी दो रो या दो कॉलम को मैंने इंटरचेंज किया। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड जो रो है उस फर्स्ट और सेकंड रो को मैं इंटरचेंज कर देता हूँ। जब इन दोनों रो को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो फर्स्ट रो जो आएगी B डिटरमिनेंट के अंदर वो हमारे पास क्या आएगी, B1 B2 B3, और सेकंड रो जो होगी उसके एलिमेंट होंगे A1 A2 और A3, और थर्ड रो के एलिमेंट वही रहेंगे जो फर्स्ट के हैं C1 C2 और C3। अब हमने इसको भी सोल्व किया एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट रो। इसको भी मैं एक्सपेंड करता हूँ एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट रो। इसको भी मैंने फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया। जब हम इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो उस केस के अंदर हमारे पास डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, B1 इंटू ये रो और ये कॉलम मैंने छोड़ दी है। रिजल्ट आया A2 इंटू C3 और माइनस C2 इंटू A3। उसके बाद माइनस B2 इंटू ये कॉलम और ये रो मैंने छोड़ दी है। रिजल्ट बचेगा A1 इंटू C3 माइनस C1 इंटू A3, और इसके बाद प्लस B3 इंटू ये कॉलम और ये रो मैंने छोड़ दी है। रिजल्ट आया A1 इंटू C2 और माइनस C1 इंटू A2। ये हमारे पास रिजल्ट बचा। अब ये जो इक्वेशन आई है इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज करने की कोशिश करता हूँ। रीअरेंज करने का मेरा मतलब ये हुआ कि मैं इसी इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में लाना चाहता हूँ। मेरे पास साइन चाहे जो भी आए, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, बस मैंने इसको रीअरेंज किया, टर्म्स को थोड़ा सा रीअरेंज किया। जिनमें से जो कॉमन आता था वो मैंने कॉमन लिया, जिसमें से नहीं कॉमन आता था वो मैंने नहीं लिया। तो रीअरेंज करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट बचता है वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर। रिजल्ट आया मेरे पास B इज इक्वल टू माइनस A1 इंटू B2 इंटू C3 माइनस C2 इंटू B3 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद प्लस A2 इंटू रिजल्ट बचा B1 इंटू C3 और माइनस C1 इंटू B3। उसके बाद माइनस A3 इंटू B1 इंटू C2 माइनस C1 इंटू B2। अब अगर इस कंप्लीट इक्वेशन में से मैं नेगेटिव कॉमन लेता हूँ, माइनस अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो माइनस जब मैं कॉमन लूँगा तो ब्रैकेट के अंदर मेरे पास रिजल्ट आएगा A1 इंटू B2 इंटू C3 माइनस C2 इंटू B3 माइनस A2 इंटू B1 इंटू C3 माइनस C1 इंटू B3 प्लस A3 इंटू B1 इंटू C2 माइनस C1 इंटू B2। ये मेरे पास रिजल्ट बचता है।
और ये जो रिजल्ट आया, ये जो हमारे पास इक्वेशन बचती है, ये इक्वेशन, ये रिजल्ट हमारे पास किसके इक्वल है? ये रिजल्ट है हमारे पास ए के इक्वल। ए हमारे पास इस डिटरमिनेंट के इक्वल था, जब इस डिटरमिनेंट को सोल्व किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है, तो ये रिजल्ट किसके इक्वल हुआ? ए के इक्वल। तो मैंने यहाँ पर लिखा b इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ कि b जो डिटरमिनेंट था, उस b डिटरमिनेंट की वैल्यू जो आएगी वो वैल्यू a डिटरमिनेंट का नेगेटिव होगा। अगर इसकी वैल्यू a डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आई है तो b की नेगेटिव होगी, अगर a की नेगेटिव आई है तो b की हमें क्या मिलेगी? पॉजिटिव मिलेगी। बच्चों ये प्रॉपर्टी आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों के अंदर ये प्रॉपर्टी जो है वो यूज होंगी, तो आपने इन प्रॉपर्टी को बड़े अच्छे से समझना है। अगर आपको इन प्रॉपर्टी के अंदर अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर मेरे पास कॉल भी कर सकते हो। तो इसके बाद बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास से। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी दे रखी है, इफ एनी टू रो और टू कॉलम, इफ एनी टू रो और टू कॉलम, आर आइडेंटिकल, then the value of the determinant is 0. Then the value of the determinant is 0. तो थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर क्या है बच्चों? थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर ये है, अगर हमारे पास कोई भी एक डिटरमिनेंट है, ए हमने कोई डिटरमिनेंट लिया, वो किसके इक्वल है? डिटरमिनेंट के एलिमेंट लिए हमने a1, b1, c1, और सेकंड जो रो है उसके एलिमेंट लिए हमने a2, b2, c2, और थर्ड रो के एलिमेंट भी हमने यही ले लिए a2, b2 और c2। मैंने यहाँ पर टू जो रो हैं, सेकंड रो और थर्ड रो, इन दोनों को आइडेंटिकल लिया है। अगर आप चाहो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को आप आइडेंटिकल ले सकते हो, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को आप आइडेंटिकल ले सकते हो, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को आप आइडेंटिकल ले सकते हो। आपकी मर्जी है, आप रो को आइडेंटिकल मानो या फिर आप कॉलम को आइडेंटिकल मानो। लेकिन जब इस डिटरमिनेंट को हम सोल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर इन एवरी केस के अंदर इज इक्वल टू 0, वो हमारे पास इक्वल टू 0 होगा। तो देखिए बच्चों, इसको हम सोल्व करते हैं। तो मैंने इसको एक्सपेंड किया फर्स्ट रो से, मैंने यहाँ पर राइट किया एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट रो, एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट रो। इसको मैं फर्स्ट रो से एक्सपेंड करता हूँ। फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो a1 इंटू इस कॉलम को और इस रो को मैंने डिलीट किया। डिलीट करने के बाद मेरे पास रिजल्ट बचता है b2 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c2। उसके बाद माइनस b1 इंटू इस कॉलम को और इस रो को मैंने डिलीट किया। डिलीट करने के बाद रिजल्ट आया a2 इंटू c2 माइनस a2 इंटू c2। उसके बाद प्लस c1 इंटू इस कॉलम को और इस रो को मैंने डिलीट किया। डिलीट करने के बाद मेरे पास रिजल्ट आया a2 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b2। अब देखो ये सारी टर्म हमारे पास क्या होती हैं? कैंसिल आउट होती हैं, यानी कि a1 इंटू 0 माइनस b1 इंटू 0 प्लस c1 इंटू 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्ट हमारे पास 0 आता है, और 0 में 0 ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, एवरी केस के अंदर हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? इज इक्वल टू 0 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अगर डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी दो रो या दो कॉलम हमारे पास आइडेंटिकल हैं तो उस केस के अंदर देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इट विल बी 0। हमारे पास डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल हो जाएगी।
तो ये बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 3 थी। इसके बाद मैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पर चलता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 4 है if each element in a row or column if each element in a row or column of a determinant is multiplied by the same factor comma the determinant is multiplied by that factor comma then the determinant is multiplied by that factor वो उस फैक्टर का क्या मिलेगा? मल्टीप्लाई मिलेगा। तो इस प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि मान लो बच्चों मैंने कोई भी डिटरमिनेंट मैंने सपोज किया और उस डिटरमिनेंट के फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो के जो एलिमेंट हैं वो मैंने लिए A1, B1, C1, A2, B2, C2 एंड A3, B3 और C3। अब इस डिटरमिनेंट को मैंने फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया। जब हम इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे देन यू विल गेट द रिजल्ट इज A1 इंटू रिजल्ट बचा मेरे पास से B1 इंटू B2 इंटू C3 माइनस C2 इंटू B3 को ब्रैकेट क्लोज माइनस B1 इंटू A2 C3 माइनस C2 A3 ब्रैकेट क्लोज प्लस C1 इंटू A2 B3 माइनस B2 A3। ये मेरे पास इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है। अगर मान लो मैं एक अनदर डिटरमिनेंट लेता हूँ और उस डिटरमिनेंट के अंदर मैंने फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो के यही एलिमेंट लिए, लेकिन उस डिटरमिनेंट के अंदर फर्स्ट रो के जो एलिमेंट हैं उसको मैंने किसी स्केलर फैक्टर यानी कि स्केलर क्वांटिटी से मैंने उनको मल्टीप्लाई किया, तो रिजल्ट मेरे पास क्या लिया मैंने? रिजल्ट मैंने लिया B इज़ इक्वल टू KA1, KB1 और KC1। यहाँ पर मैंने लिया A2, B2, C2 और A3, B3 और C3। जब हम इसे डिटरमिनेंट की वैल्यू को सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट K इंटू में A, यानी कि इस डिटरमिनेंट का जो आंसर आया वो आंसर मेरे पास उस स्केलर फैक्टर का क्या मिलेगा? मल्टीप्लायर मिलेगा। तो ये बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 4 है। जो मैंने डिटरमिनेंट लिखा इसको आप सोल्व करके देखना, ये आपकी बुक के अंदर भी दे रखा है पेज 1.47 पर प्रॉपर्टी नंबर 4 है। बड़ी आसान प्रॉपर्टी है, इसको आप ट्राई करके देखिए। वैसे बेसिक जो कॉन्सेप्ट था इसका वो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलता हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 5। देखिए बच्चों, किसी एक स्टूडेंट ने मेरे पास एक कॉल करके बताया था, उसका नाम तो मेरे को ध्यान नहीं है क्या नाम था। उसने बोला कि सर एक बार प्रॉपर्टी को आप दोबारा से बता दीजिएगा। तो मैं ये वीडियो दोबारा से बना रहा हूँ। मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी, उस वीडियो के अंदर मैंने इनको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, मैंने एज ए इनके बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं वही मैंने आपको बताए थे। लेकिन इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं इनको डिटेल में बता रहा हूँ कि इन प्रॉपर्टी का जो एक्चुअल में जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट हमारे पास किस टाइप से आता है और इन प्रॉपर्टी को हम अप्लाई किस टाइप से करेंगे क्वेश्चनों के ऊपर। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 आती है अब हमारे पास। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 5 है वो देखिए, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम
if each element of a row or column of a row or column of a determinant is expressed as the sum of is represent as the sum of two or more term as the sum of two or more term, then the determinant can be expressed as can be expressed as the sum of two or more determinant as the sum of two or more determinant। तो इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, इस प्रॉपर्टी का जो एक्चुअल में जो रिजल्ट निकलता है वो रिजल्ट ये है कि मैंने सबसे पहले एक डिटरमिनेंट लिया। सिंपली मैं एक डिटरमिनेंट लेता हूँ जिनके एलिमेंट में कोई दूसरा एलिमेंट ना तो एडिशन में है और ना ही मल्टीप्लिकेशन में है, ना ही डिवीजन में है और ना ही सब्ट्रैक्शन में है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि डेल मैंने कोई डिटरमिनेंट लिया और इस डेल के अंदर डिटरमिनेंट के जो एलिमेंट हैं वो एलिमेंट मैंने लिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 और c3। मैंने सिंपल एलिमेंट लिए, यानी कि एक एलिमेंट जो है a1 जो है a1 के साथ किसी दूसरे एलिमेंट का एडिशन नहीं है, ना ही a1 जो एलिमेंट है वो किसी के डिवाइड में लिखा हुआ है, ना ही a1 जो कोई अनदर एलिमेंट है वो a1 को डिवाइड करता है, ना a1 एलिमेंट और किसी दूसरे एलिमेंट की सब्ट्रैक्शन है, ना ही किसी सम फैक्टर के साथ ये मल्टीप्लाई है। मैं ओनली a1 की बात नहीं कर रहा, बाकी एलिमेंट जो हैं वो सिंपल मैंने लिखे हुए हैं, यानी कि कोई भी एक नंबर लिया मैंने, सिंपली एक नंबर ले रखा है, वो मैंने ले रखे हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 और c3। अगर मैं इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करता हूँ या मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मैंने इसको एक्सपेंड किया एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट कॉलम, मैंने इसको फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड किया। जब हम इसको फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करेंगे तो उस केस के अंदर हमारे पास जो रिजल्ट बचता है वो रिजल्ट क्या आएगा, a1 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ये रो और ये कॉलम मैं डिलीट करूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, b2 c2 b3 और c3। उसके बाद माइनस a2 डिटरमिनेंट ऑफ, अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम मैंने डिलीट की, डिलीट करने के बाद मेरे पास रिजल्ट बचा b1 c1 b3 और c3। उसके बाद प्लस a3 इंटू a3 डिटरमिनेंट ऑफ, अब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम मैंने डिलीट की, डिलीट करने के बाद मेरे पास रिजल्ट बचता है b1 c1 और b2 c2, ये मेरे पास एलिमेंट आए। अगर हम माइनर और कोफैक्टर की बात करें तो उस केस के अंदर हमारे पास ये जो डिटरमिनेंट है ये डिटरमिनेंट a1 एलिमेंट के लिए कोफैक्टर की वैल्यू है। तो मैंने क्या किया, अब ये जो मेरे पास डिटरमिनेंट है इसको मैंने a1 से रिप्रेजेंट किया और उसी टाइप से ये a2 एलिमेंट के लिए कोफैक्टर की वैल्यू है और ये a3 एलिमेंट के लिए कोफैक्टर की वैल्यू है। अगर हम माइनर और कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट उठाते हैं तो मैंने यहाँ पर वही रिजल्ट अप्लाई कर दिया, a1 इंटू कैपिटल A1 माइनस a2 इंटू कैपिटल A2
प्लस A3 इंटू कैपिटल A3। मैंने कोफैक्टर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने डेल डैश एक और डिटरमिनेंट लिया। मैं कहता हूँ डेल डैश मेरे पास एक और डिटरमिनेंट है, जिस डिटरमिनेंट के अंदर फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट हैं वो मैंने किन्हीं भी दो टर्म के एडिशन की फॉर्म में राइट किए। एडिशन की फॉर्म में राइट करने का मतलब क्या हुआ, मैंने लिखा A1 प्लस अल्फ़ा 1, A2 प्लस अल्फ़ा 2 और A3 प्लस अल्फ़ा 3, और सेकंड कॉलम के जो एलिमेंट हैं वो मैंने लिए B1 और B2 B3 और C1 C2 और C3, ये मैंने एलिमेंट लिए। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इस डिटरमिनेंट को फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड किया। जब हम इसको फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर ये जो A1 एलिमेंट है इसी डिटरमिनेंट के अंदर, और यहाँ पर A1 की जगह है A1 प्लस अल्फ़ा 1, तो मेरे पास एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट कॉलम, then the value of the determinant is A1 plus alpha 1 determinant of B2 into B2 C3 और B2 C2 B2 C2 B3 C3 माइनस, अब इस एलिमेंट के कोरिस्पॉन्डिंग मैं वैल्यू निकालूंगा, तो ये कॉलम और ये रो मैंने डिलीट की। डिलीट करने के बाद मेरे पास रिजल्ट आया A2 प्लस अल्फ़ा 2 डिटरमिनेंट ऑफ B1 C1 और B3 C3। इसके बाद प्लस A3 प्लस अल्फ़ा 3 डिटरमिनेंट ऑफ B1 C1 B2 C2, ये मेरे पास रिजल्ट बचता है। अब जब हम डेल जो डिटरमिनेंट है, इस डिटरमिनेंट के अंदर हम अगर अपने रिजल्ट को देखें तो रिजल्ट के अंदर A1 जो एलिमेंट है, A1 एलिमेंट के कोरिस्पॉन्डिंग हमारे पास ये कोफैक्टर की वैल्यू थी, और इस डिटरमिनेंट के अंदर A1 प्लस अल्फ़ा 1 के कोरिस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर की वैल्यू है वो भी वही है जो डेल जो डिटरमिनेंट है उसके अंदर है। तो यहाँ पर मैंने क्या राइट किया, A1 प्लस अल्फ़ा 1 ब्रैकेट क्लोज कैपिटल A1 माइनस A2 प्लस अल्फ़ा 2 कैपिटल A2 प्लस A3 प्लस अल्फ़ा 3 इंटू कैपिटल A3। अब मैंने क्या किया, अब मैंने A1 को कैपिटल A1 को स्मॉल A1 और अल्फ़ा 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, और कैपिटल A2 को स्मॉल A2 और अल्फ़ा 2 के साथ, और कैपिटल A3 को स्मॉल A3 और अल्फ़ा 3 के साथ मैं मल्टीप्लाई करवा के इस रिजल्ट को सोल्व करूंगा। तो मेरे पास रिजल्ट आता है A1 स्मॉल A1 कैपिटल A1 प्लस अल्फ़ा 1 इंटू A1 माइनस स्मॉल A2 इंटू कैपिटल A2 माइनस अल्फ़ा 2 इंटू कैपिटल A2 प्लस स्मॉल A3 इंटू कैपिटल A3 प्लस अल्फ़ा 3 इंटू कैपिटल A3। अब मैंने A1 कैपिटल A1 माइनस A2 कैपिटल A2 और प्लस A3 कैपिटल A3, इनको एक साथ लिखा। मैं लिखा A1 इंटू कैपिटल A1 प्लस माइनस A2 इंटू कैपिटल A2 और प्लस A3 इंटू कैपिटल A3, इनको ब्रैकेट में क्लोज किया। उसी टाइप से अल्फ़ा 1 इंटू कैपिटल A1 माइनस अल्फ़ा 2 इंटू कैपिटल A2 और प्लस अल्फ़ा 3 इंटू कैपिटल A3। अब हमारे पास क्या है, अगर ये जो डिटरमिनेंट है इस डिटरमिनेंट को इसकी एडिशन की जो फॉर्म है, फर्स्ट कॉलम के अंदर जो एलिमेंट हैं और वो एलिमेंट हमारे पास एडिशन की फॉर्म में लिखे हुए हैं, अगर मैं उनको अलग अलग करके लिखूंगा किस टाइप से, मैं यहाँ पर ज़्यादा बड़ा तो नहीं लिखूंगा क्योंकि स्पेस कम है यहाँ पर। मैंने यहाँ पर लिखा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 B1 B2 B3 और C1 C2 और C3। अगर इस डिटरमिनेंट को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा, और अगर हम इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा जो कि हमने यहाँ पर सोल्व किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी डिटरमिनेंट के अंदर किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट किन्हीं भी दो टर्म की एडिशन की फॉर्म में है तो उनको हम अलग अलग, यानी कि
एक डिटरमिनेंट ये लिखा हमने, एक डिटरमिनेंट ये लिखा। यहाँ पर A1 और अल्फा 1 को हमने अलग अलग किया और फिर दो डिटरमिनेंट बने, उन दोनों को हमने एडिशन की फॉर्म में लिखा। अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है तो हम सब्ट्रैक्शन का साइन लगा देंगे, यहाँ पर प्लस की जगह हमारे पास माइनस आ जाएगा। तो उनको अलग अलग करके भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास जो रिजल्ट आता है, ये रिजल्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 के अकॉर्डिंग आता है। अब इसके बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है, वो प्रॉपर्टी नंबर 6 है। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है हमारे पास, वो दे रखी है। वो कहता है द डिटरमिनेंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रॉपर्टी नंबर 6 है, द डिटरमिनेंट ऑफ प्रोडक्ट, the determinant of product of square matrices of same order is equal to the product of their equal to the product of their respective determinants, determinants। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 का मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास कोई भी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, जैसे हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली A और एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली B, अगर इन दोनों मैट्रिक्स का सबसे पहले हम प्रोडक्ट करवाएं और प्रोडक्ट करवाने के बाद हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करें, तो वो डिटरमिनेंट किसके इक्वल आएगा, इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B। इन दोनों मैट्रिक्स का अलग अलग से हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे और उनको हम क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड में जो रिजल्ट है या लेफ्ट हैंड साइड में जो डिटरमिनेंट है, इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आई है वही वैल्यू हमारे पास राइट हैंड साइड में जो डिटरमिनेंट है, ये वैल्यू वही देगा जो वैल्यू इन दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद और इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आती है। तो ये बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 6 है। इसके बाद हमारे पास कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन आते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, एलिमेंट्री ऑपरेशन हम रो और कॉलम दोनों पर लगा के चलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट बनता है बच्चों, वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन के अंदर क्या होता है, हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के ऊपर हम ऑपरेशन लगाएंगे। जैसे कि फर्स्ट मेरे पास रिजल्ट है इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रो, इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रो, किन्हीं भी दो रो को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। बच्चों ये एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने का मतलब ये हुआ कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अगर कोई उसके ऊपर हम कोई ऑपरेशन लगाते हैं, तो ऑपरेशन लगाने के बाद में भी हो सकता है हम डिटरमिनेंट की वैल्यू और भी ज़्यादा आसान तरीके से हम फाइंड आउट कर पाएँ। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन की हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद सेकंड जो रिजल्ट है, वो सेकंड रिजल्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो by a non-zero scalar, देखो नॉन जीरो स्केलर का मतलब क्या हुआ कि किसी भी रो को
या किसी भी कॉलम को हम किसी एलिमेंट से किसी भी स्केलर क्वांटिटी से 1 से 2 से 3 से या -1/2 से -3/2 से ABCD इससे हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। इसके बाद थर्ड जो रिजल्ट आता है वो थर्ड रिजल्ट ये है, किन्हीं भी दो रो को हम ऐड कर सकते हैं। जैसे R1 के ऊपर मैंने ऑपरेशन लगाया R1 प्लस R2, मेरे पास R1 जो रो है वो R1 रो मैंने चेंज कर दी। चेंजिंग करने का मेरा जो वे था वो वे क्या था कि मैं R1 और R2 को ऐड करके उसको मैं R1 की जगह क्या करूँगा, शिफ्ट करूँगा। यानी कि किन्हीं भी दो रो को हम ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं। उसी टाइप से हम इंटरचेंज कर सकते हैं किन्हीं भी दो कॉलम को, हम किन्हीं भी दो कॉलम को भी हम इंटरचेंज कर सकते हैं। और कॉलम को भी हम किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं और किन्हीं भी दो कॉलम को भी हम ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास एलिमेंट्री ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट था। इसके बाद एक्सरसाइज के मैं कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ 2-3 ही क्वेश्चन लूँगा। ज़्यादा क्वेश्चन तो मैं करवा नहीं पाऊँगा आज, क्योंकि लेक्चर जो है वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो मैंने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों मेरे पास, 1 मिनट रुकना, मैं मैथ की बुक ले लेता हूँ बच्चों, 1 मिनट होल्ड करना, मैथ की बुक लेता हूँ मैं। तो चलो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, इसके 4 पार्ट हैं, तो इसमें से मैं फर्स्ट की बजाय मैं सेकंड पार्ट लेता हूँ। तो सेकंड पार्ट है मेरे पास है, सेकंड पार्ट लिया, वो दे रखा है डिटरमिनेंट ऑफ 2, 3, 4 और 5, 6, 8। उसके बाद थर्ड रो के एलिमेंट हैं 6x, 9x और 12x। इस डिटरमिनेंट को हमने सोल्व करना है। ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैं ये देखता हूँ मेरे पास से जो थर्ड जो रो है उस थर्ड रो के एलिमेंट को मैं मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में राइट कर सकता हूँ, किन्हीं भी दो एलिमेंट्स की, किन्हीं भी दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। वो किस टाइप से मैंने लिखा, डिटरमिनेंट के अंदर जो फर्स्ट रो है वो है एज इट इज 2, 3, 4 और सेकंड रो के एलिमेंट हैं 5, 6 और 8 और थर्ड रो के एलिमेंट हैं वो मैंने लिखे यहाँ पर 3x इंटू 2 और इसके लिखे मैंने 3x इंटू 3 और यहाँ पर लिखा मैंने 3x इंटू 4। अब थर्ड रो में से 3x क्या आता है, कॉमन आता है, तो 3x मैंने कॉमन लिया, रिजल्ट बचा 2, 3, 4, 5, 6, 8 और 2, 3 और 4। अब यहाँ पर फर्स्ट रो और थर्ड रो ये क्या है, आइडेंटिकल है। अभी अभी हमने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी में ये पढ़ा था कि अगर कोई भी दो रो हमारे पास आइडेंटिकल हो जाती हैं तो उस केस के अंदर डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आती है, 0। तो डायरेक्ट मैं इसका आंसर क्या लिखूंगा, 0 लिखूंगा।
अगर हम इन प्रॉपर्टीज को ना भी हम समझते तो हम इस डिटरमिनेंट को सोल्व करते, सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर जो आता वो आंसर हमारे पास क्या आता, 0 आता। तो बच्चों मैंने वैसे कल आपको ये एक्सरसाइज दी थी करने के लिए, लेकिन मैं इसको दोबारा से लेता हूँ क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, डिटरमिनेंट सोल्व करने का ही क्वेश्चन आता है। उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने प्रूव करना होता है। राइट हैंड साइड में जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है वो सामने लिख के आनी पड़ती है। तो सबसे पहले बच्चों आपने क्या करना है कि जितनी भी मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, और कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन बताए हैं, तो इन सभी प्रॉपर्टीज को आपने बड़े अच्छे से समझना है। अगर इनके बेसिक कॉन्सेप्ट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके पूछ भी सकते हो, या फिर आप मेरे पास व्हाट्सअप भी कर सकते हो कि सर हमें इस प्रॉपर्टी के अंदर ये रिजल्ट हमें समझ में नहीं आया। और सबसे अच्छा मेथड ये है कि आप मेरे पास टेक्स्ट मैसेज के बजाय आप वॉइस मैसेज सेंड कर दो, क्योंकि टेक्स्ट मैसेज के अंदर कई बार क्या होता है हम अपनी प्रॉब्लम अच्छे से बता नहीं पाते, कोई रिजल्ट हम बता नहीं पाते अगर बीच में हमारा कोई रिजल्ट आ जाता है तो। और वॉइस मैसेज के थ्रू हम बता सकते हैं कि सर जो प्रॉपर्टी नंबर जो सेकंड है उस सेकंड के अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में नहीं आया, तो वो वॉइस मैसेज में आपका वॉइस मैसेज वो मैं देख लूँगा और उसको जो वॉइस मैसेज आपने सेंड किया उसी वॉइस मैसेज के अकॉर्डिंग जो आपकी प्रॉब्लम है वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको, या तो मैं भी वॉइस मैसेज के थ्रू ही आपके पास सेंड कर दूंगा। अगर इससे आपको समझ में आ जाता है तो बेटर है, नहीं आता है तो आप मेरे को बता दीजिएगा कि सर एक वीडियो बना दीजिएगा 4-5 मिनट की, फिर हम उसको समझ लेंगे। तो बच्चों बस आज के लिए इतना।